सुबह सुबह के समय पति पत्नी घर के अंदर बैठकर बातें कर रहे हैं और उनके बीच में कुछ ऐसी बातें हो रही हैं जिन्हें याद करने के बाद दोनों की आंखों में आंसू आ जाते हैं। तभी अचानक से उनके दरवाजे पर दस्तक होती है और जैसे ही महिला जाकर दरवाज़ा खोलती है तो सामने एक 8 साल का लड़का खड़ा हुआ था जिसके मैले कुचले कपड़े थे। और जैसे ही दरवाज़ा खुलता है तो वह कहने लगता है कि आप मुझे खाने के लिए दे दो, अगर आपके यहाँ पर कोई काम हो तो मैं आपके काम को कर दूंगा, बदले में आप मुझे भरपेट खाना दे देना। कौन था वह बच्चा और किस वजह से इस महिला से ऐसा कह रहा था और इससे आगे इसमें क्या होगा, पूरी सच्चाई के बारे में जानने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। झारखंड के रांची शहर के पास ही के गांव में एक लड़का रहा करता है जिसका नाम है आरव। आरव जिसकी उम्र फिलहाल 6 साल है और 6 साल का आरव अपने माता पिता के साथ खुशियों के साथ समय बिता रहा है। उसके माता पिता मेहनत मजदूरी किया करते हैं, उनके पास ना तो कोई पुश्तैनी जमीन है, बस एक घर है जिसके अंदर वो रह रहे हैं। माता पिता अपने बेटे से बड़ा ही प्यार किया करते हैं और समय अच्छी तरह से व्यतीत हो रहा है। बेटा पढ़ने के लिए जाया करता है, लेकिन तभी अचानक से आरव की जिंदगी में दुखों का पहाड़ टूट पड़ता है। एक दिन जब उसके माता पिता मजदूरी करने के लिए गए थे तो वहां पर एक छोटा सा हादसा होता है और उस हादसे में माता पिता दोनों की मौत हो जाती है। जैसे ही माता पिता की मौत होती है तो छोटा सा आरव जिसकी उम्र फिलहाल 6.5 साल है वह समझ भी नहीं पाता है कि आखिर ये हुआ तो हुआ क्या। बस वो अपने माता पिता को याद किया करता और याद करने के बाद फूट फूट कर रोया करता। आरव के पास जो पुश्तैनी घर था उस घर के लिए जो आरव के चाचा चाची होते हैं वह उसकी जिम्मेवारी उठाने का फैसला करते हैं और इसके बाद आरव को अपने पास रखने लगते हैं। लेकिन चाचा चाची का अपना भी बेटा था और वह आरव के साथ बिल्कुल भी अच्छा व्यवहार नहीं करते हैं। वह उसे घर में रखा करते, बासा खाना खाने के लिए दिया करते और उसे बार बार धमका कर उससे काम कराया करते। यहाँ तक कि उन्होंने उसकी पढ़ाई लिखाई भी बंद करा दी थी। और इसके बाद जैसे ही आरव 8 साल का होता है तो उसी दौरान वह सोचने लगता है इन सभी चीज़ों के बारे में कि मुझे तो घर के अंदर खाना तब मिला करता है जब मैं घर का काम किया करता हूं। अगर मुझे काम करके ही खाना खाना है तो क्यों ना मैं किसी और के घर में काम करूं और वहां से खाना खाऊं, कम से कम ये पिटाई तो नहीं लगेगी जो खामखा उसके चाचा चाची उस पर पिटाई लगा दिया करते हैं। दरअसल जब भी कभी उनका बच्चा किसी बात को लेकर उससे लड़ाई कर दिया करता तो वह अपने बच्चे पर पिटाई नहीं लगाते हैं, आरव को बुरी तरह से पीटते हैं और इन ठोकरों ने आरव को बहुत ज्यादा समझदार बना दिया था। इसी वजह से आरव एक रात अपने घर को छोड़कर वहां से सीधा रांची में आ जाता है और रांची जो कि एक बहुत बड़ा शहर है वहां में इधर उधर घूमने लगता है। रांची में तो वो आ गया था और वहां पर इधर उधर घूम रहा था, लेकिन तभी अचानक से उसे भूख लगती है और भूख लगने के दौरान वह एक दुकान पर जाकर खड़ा हो जाता है। अब दुकान वाला जैसे ही उस बच्चे की शक्ल को देखता है तो देखते ही पहचान जाता है कि इस बच्चे को थोड़ी बहुत भूख लगी है और इसी वजह से ये इस तरह से देख रहा है। तो उसके बाद वो दुकान वाला बाहर निकलता है और बाहर निकलने के बाद उस बच्चे से कहने लगता है क्या तुम्हें भूख लगी है। तो उसके बाद आरव जिसे बहुत जोर से भूख लगी थी वह हाँ में सर हिलाता है और इसके बाद जो दुकानदार होता है वह कह देता है कि ठीक है खाना तो मैं तुम्हें खिला दूंगा, लेकिन उसके बदले में तुम्हें मेरा कुछ काम करना होगा, क्योंकि मैं किसी को भी बेमतलब की ही ऐसे खाना नहीं दिया करता, अगर तुम मेहनत करते हो तो तुम्हें खाना मिल जाएगा। इसके बाद जो आरव होता है वह इस बात के लिए हामी भर लेता है और वह तो पहले भी ऐसे ही सोच रहा था। इसके बाद जो दुकानदार होता है पहले उसे भरपेट खाना खिलाता है और उसके बाद उसे दुकान पर छोटा मोटा ऐसा काम बताता है जिस काम को अगर वो दुकानदार उससे ना भी करवाता तो भी कोई बड़ी बात नहीं थी। आरव ने वो काम कर दिया था और काम करने के बाद अब उस दुकानदार से कहने लगता है कि आप मुझे अपने यहाँ पर ही रख लो, क्योंकि मेरा इस दुनिया में कोई भी नहीं है, मैं आपके यहाँ पर काम कर दिया करूँगा और आप मुझे खाना दे देना। लेकिन तभी जो दुकानदार होता है वह कहने लगता है कि बेटा जो आज तुमने काम किया है ना उस काम की मुझे कोई ज़रूरत नहीं थी, लेकिन मैंने काम तुमसे इसलिए कराया है ताकि तुम्हें मांग कर खाने की आदत ना पड़े। जिंदगी में एक ही बात ध्यान रखना कि अगर तुम्हें स्वाभिमान से जीना है तो अपने लिए काम करके खाना मांगना है, उससे पहले खाना बिल्कुल भी मत मांगना। यानी कि अगर कहीं भी तुम खाना खाते हो तो उनका थोड़ा बहुत काम जरूर करना ताकि वो लोग ये ना समझें कि ये लड़का भिखारी है। इस बात को सुनकर आप कहने लगता है कि वही तो मैं कह रहा हूँ, मैं आपके यहाँ पर ही काम कर लिया करूँगा और काम करके आप मुझे खाना खिला देना। लेकिन तभी वह कहता है कि नहीं बेटा ये बात तुम्हारी सही है, लेकिन मुझे काम की ज़रूरत नहीं है, बस तुमने मुझसे खाना मांगा तो मैं तुम्हें खाना देना चाहता था और मैं तुम्हें बिल्कुल भी भिखारी नहीं बनाना चाहता था।
इसी वजह से मैंने तुमसे काम कराया। इससे आगे तुम अपने लिए कहीं और जगह काम ढूंढ लो, क्योंकि मेरे यहाँ पर थोड़ा ही काम है जिसे मैं अपने आप कर लेता हूँ। ऐसा कहकर वह दुकानदार उसे वहां से जाने के लिए कह देता है और आरब यहाँ से चला तो जाता है, लेकिन उसके दिमाग में दुकानदार की कही गई बात पूरी तरह से बस गई थी कि अगर हम वैसे खाना खाते हैं तो वो मांगना कहलाता है, लेकिन अगर हम मेहनत करके कुछ काम करके खाना खाते हैं तो वो स्वाभिमान से जीना कहलाता है। इसके बाद आरब इधर उधर किसी भी घर के दरवाजे पर पहुंचता और दरवाजे को खटखटाकर वहां उन लोगों से कहता कि मुझे खाना दे दो, बदले में मैं आपका काम कर दूंगा। इस बात को सुनकर कुछ लोग तो उसे वैसे ही खाना ऑफर करते हैं, लेकिन वो मना कर देता है, कहता है कि नहीं, मैं आपका काम करूंगा और उसके बाद ही आप मुझे खाना देना। इसी तरह से वह इधर उधर घूमता अपना समय व्यतीत कर रहा था। रात के समय फुटपाथ पर सोया करता और दिन के समय में काम करके पेट भर लिया करता। इधर रांची शहर के अंदर ही एक कॉलोनी में एक घर बनाकर दो पति पत्नी रहा करते हैं, जिसमें से पति का नाम महेश है और पत्नी का नाम उर्मिला है। पति एक सरकारी नौकरी में लगा हुआ है और पत्नी हाउसवाइफ है। उनका एक बच्चा था जिसकी उम्र 8 साल हो गई थी, लेकिन 8 साल की उम्र होते ही अचानक से एक दिन एक बीमारी के चलते उसकी मौत हो जाती है। और जैसे बच्चे की मौत होती है तो पति पत्नी इस बात से काफ़ी ज़्यादा उदास रहते हैं और जब भी कभी वह अपने बच्चे के बारे में डिस्कस किया करते हैं तो उनकी आंखें नम हो जाती हैं और वह अपने बच्चे को याद कर करके फूट फूट कर रोया करते हैं। उसके बाद एक दिन पति पत्नी अपने बच्चे की पुरानी बातों को याद कर करके बातें कर रहे थे, क्योंकि आज सुबह सुबह उर्मिला घर में कहीं साफ सफाई कर रही थी तो वहां पर उसे अपने बच्चे की एक नोटबुक मिल गई थी और उस नोटबुक को देखकर दोनों पति पत्नी बच्चे के बारे में बात करने लगे और हॉल के अंदर बैठकर फूट फूट कर रो रहे थे। तभी अचानक से उनके घर के दरवाजे पर दस्तक होती है और जैसे ही उर्मिला अपनी आंखों के आंसू को पोंछते हुए उस दरवाजे को खोलती है तो सामने एक 8 साल का मासूम बच्चा खड़ा हुआ था। और जैसे ही उर्मिला दरवाजा खोलती है और उसकी तरफ देखती है तो वह कहने लगता है कि मुझे खाना खाने के लिए दे दो, बदले में मैं आपका कुछ ना कुछ काम कर दूंगा। अब इस बात को सुनते ही जो उर्मिला होती है उसे बड़ी हैरानी होती है, क्योंकि बच्चे की उम्र 8 साल थी और काफ़ी ज़्यादा मासूम था और वह खाने के बदले काम मांग रहा था। उसे देखने के बाद उसे अपने बच्चे की याद आ गई थी जो बच्चा इस दुनिया में नहीं है। और उसके बाद वह उससे कहने लगती कि ठीक है बेटा, अगर तुझे खाना खाना है तो अंदर चल, मैं तेरे लिए खाना लगा देती हूँ। यहाँ पर जैसे ही आरब छोटा बच्चा घर के अंदर आता है तो वहाँ पर महेश भी बैठा हुआ था और महेश भी आरब को देखकर कुछ भी नहीं बोल पाता है और चुपचाप सब कुछ होते हुए देख रहा था। उर्मिला उसके लिए अंदर से खाना लगा कर लाती है और उसे खाना खाने के लिए देती है। इधर जो आरब होता है वह उस खाने को बड़ी अच्छी तरह से खाता है। उर्मिला और महेश उस बच्चे को खाना खाते हुए देख रहे हैं और उन दोनों के दिल में अलग तरह के विचार चल रहे हैं। थोड़ी देर में जो आरब होता है उस खाने को फिनिश कर देता है और उसके बाद उर्मिला से पूछने लगता है कि बताइए आपका क्या काम है, मैं आपके घर के काम में भी हाथ बटा सकता हूं, आप मुझे बताइए क्या काम करना होगा मुझे। लेकिन तभी उर्मिला और आरब दोनों कह देते हैं कि नहीं बेटा, तुम्हें काम करने की कोई जरूरत नहीं है, तुमने खाना खा लिया, अगर तुम चाहो तो यहाँ पर आराम भी कर सकते हो, अगर तुम यहाँ से जाना चाहो तो बेशक से जा भी सकते हो। इस बात को सुनकर जो आरब होता है वह जिद पकड़ने लगता है, कहता है कि नहीं, मैं बिना काम करे यहाँ से नहीं जाऊंगा, आपको कुछ ना कुछ काम तो मुझसे करवाना होगा, वरना मैं एक बेकारी कहलाऊंगा और मैं बेकारी की जिंदगी नहीं जी सकता, मैं स्वाभिमान से जीना चाहता हूँ। यह बात सुनकर उर्मिला और महेश काफी ज्यादा आश्चर्यचकित होते हैं और उससे पूछने लगते हैं बेटा तुम कौन हो, कहां से आए हो और तुम इस तरह की बातें क्यों कर रहे हो, क्या तुम्हारे कोई माँ बाप नहीं है। तो उसके बाद जो आरब होता है अपनी पूरी कहानी उन्हें बता देता है। कहते हैं कि माँ बाप तो थे, लेकिन माँ बाप की एक हादसे में मौत हो गई और उसके बाद चाचा चाची ने मुझे अपने पास रखा, लेकिन वो लोग मुझे काफी ज्यादा पिटाई लगाया करते थे और बहुत ही कम खाने के लिए दिया करते थे, घर का काम भी करना होता था, तो इसी वजह से मैं अपना घर छोड़कर आ गया हूँ और इधर उधर काम करके अपना खाना पीना खाया करता हूँ और इधर फुटपाथ पर सो जाया करता हूँ जहाँ पर जगह मिल जाती है। यह बात सुनकर उर्मिला और महेश की आंखों में आंसू आ जाते हैं और उसके बाद पति पत्नी आपस में एक छोटी सी बात डिस्कस करते हैं और सोचने लगते हैं कि अगर ऐसा हो जाएगा तो बहुत ही अच्छा होगा। इसके बाद पति पत्नी जब ये बात डिसाइड कर लेते हैं तो एकदम से आरब के सामने आते हैं और कहने लगते हैं कि बेटा काम तो हम तुम्हें बता देंगे, लेकिन तुम्हें रोज के रोज काम करना होगा, बदले में हम तुम्हें अच्छा खाना देंगे और साथ में तुम्हें पढ़ाई भी करनी होगी। अब जो आरब होता है उसे पढ़ाई लिखाई बहुत ही अच्छी लगा करती है और पढ़ाई लिखाई उसे कहीं ना कहीं उसके माता पिता की याद दिलाया करती थी। जब भी कभी वह किसी के घर में खाना खाने के लिए जाता था और काम करने के लिए जाता था तो वहां पर अगर उसे कोई किताब दिख जाया करती तो फौरन से उसे अपने माता पिता
की याद आ जाती है। इसके बाद आरव थोड़ी देर तक इस बारे में सोचता है और सोचने के बाद उन लोगों से हामी भर लेता है। दरअसल उर्मिला और महेश अपने बच्चे के गम से काफी ज्यादा दुखी थे, तो वह सोचते हैं कि क्यों ना इस बच्चे को हम अपने पास रख लें। हमारे पास इतना रुपया पैसा तो है कि हम इसको अच्छी तरह से पाल पोस कर बड़ा कर सकते हैं और इसको हम गोद ले लेते हैं। यही सोचकर उर्मिला और महेश उसको अपने घर में रख लेते हैं और उसे गोद लेने की पूरी कागजी कार्रवाई कर लेते हैं। आरव जो कि खाने के लिए यहाँ पर रहने लगता है और इनके कहे अनुसार जब ये उसका एक स्कूल में एडमिशन करा देते हैं तो वहां पर पढ़ने के लिए भी जाने लगता है। लेकिन धीरे धीरे जब उर्मिला और महेश इसको बच्चे की तरह प्यार करते हैं तो उसके बाद एक दिन जो आरव होता है वह शाम के समय जब सोने के लिए जा रहा था तो एकदम से उर्मिला से कहने लगता है कि क्या मैं आपको माँ कह सकता हूँ। अब इस बात को सुनकर उर्मिला की आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो कहती है कि बेटा आरव, तू भले ही मुझे माँ कह और अपने अंकल से बेशक से पिताजी कह दे, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है और अच्छे से तू हमें माता पिता कह सकता है। इसके बाद जो आरव होता है अब उर्मिला को तो माँ कहा करता और महेश को पिता कहा करता और घर के अंदर एकदम से खुशियों का माहौल दोबारा से लौट गया था। माता पिता अपने बच्चे को भुला देते हैं और इस बच्चे का पालन पोषण करने लगते हैं। अपने बच्चे के ढेर सारे खिलौने वो आरव को दे देते हैं खेलने के लिए और आरव भी उन खिलौनों से खेलकर बड़ा ही खुश होता है। अब जो आरव होता है उसकी जिंदगी पटरी पर आ गई थी क्योंकि उसे यहाँ पर माता पिता मिल गए थे और साथ में वो पढ़ाई लिखाई भी करने लगा था। धीरे धीरे समय बीतता है और समय के साथ साथ जो आरव होता है वह अपनी स्कूली पढ़ाई लिखाई को कर लेता है और स्कूली पढ़ाई को करने के बाद अब उसका एक कॉलेज में एडमिशन हो जाता है। आरव उर्मिला और महेश का अपनी जान से ज्यादा ख्याल रखा करता है और उनके लिए मर मिटा करता है। लेकिन जैसे ही आरव कॉलेज में पढ़ने के लिए जाता है तो उसकी ही क्लास में एक नीतू नाम की लड़की होती है जिससे आरव की आंखें मिल जाती हैं और आंखें मिलने के बाद आरव को और नीतू को एक दूसरे से प्यार हो जाता है। उन दोनों का प्यार परवान चढ़ने लगता है और धीरे धीरे उनके प्यार को लगभग 3 साल बीत जाते हैं। 3 साल जैसे ही कंप्लीट होते हैं तो उसके बाद जो नीतू होती है वह आरव से शादी के लिए बोलने लगती है। तो जो आरव होता है वह नीतू से मना कर देता है क्योंकि उसने अभी माता पिता से इस बारे में आज्ञा नहीं ली है और कह देता है कि अभी थोड़ी टाइम और रुकना पड़ेगा और उसके बाद ही मैं घर वालों से शादी की बात कर सकता हूं। ऐसा कहकर वह नीतू को अभी तो रोक देता है। लेकिन जैसे उसकी ग्रेजुएशन कंप्लीट होती है तो उसके बाद अपने पिता महेश से कहकर एक बिजनेस के आइडिया उसके दिमाग में था और उस बिजनेस को करने के लिए कहने लगता है। अब पिता जो कि सरकारी नौकरी करता हुआ आ रहा था और अब तक वह रिटायर भी हो चुका था। जैसे वो रिटायर होता है तो रिटायरमेंट के दौरान उसे ढेर सारा रुपया पैसा मिलता है और उन पैसों में से वो आरव के लिए उस बिजनेस को खुलवा देता है और आरव उस बिजनेस को करने लगता है। दरअसल एक बहुत बड़ी इलेक्ट्रॉनिक की शॉप थी और उसी को आरव करना चाहता था। बचपन से ही वह अपना बिजनेस करना चाहता था। इसके बाद वह वहां पर रहकर पैसा कमाने लगता है और पैसे कमा कमा कर अपने घर वालों को देने लगता है। इलेक्ट्रॉनिक की शॉप खोले हुए उसे लगभग 1.5 साल बीत जाता है और 1.5 साल बाद आरव को लगने लगता है कि अब मुझे अपने और नीतू के बारे में घर वालों को बता देना चाहिए क्योंकि ग्रेजुएशन के 1.5 साल बाद तक भी नीतू और आरव एक दूसरे के लिए बहुत कुछ थे और एक दूसरे के साथ जिंदगी को व्यतीत करने के सपने देख रहे थे। इस चीज को डिसाइड करने के बाद आरव एक दिन नीतू को अपने साथ लेता है और सीधा अपने घर अपने माता पिता से मिलाने के लिए ले जाता है। वहां पर जाने के बाद जैसे ही माता पिता नीतू को वहां पर देखते हैं तो उससे पूछने लगते हैं कि बेटा ये कौन है। तो आरव जो होता है वह उन्हें बता देता है कि देखो माँ बाबू जी, मैं और ये कॉलेज में एक दूसरे से प्यार कर बैठे हैं और ये मुझसे शादी करना चाहती है, लेकिन मैं इससे शादी तभी कर सकता हूं तब आप लोग इस बात की अनुमति दे दोगे, वरना मैं इससे बिल्कुल भी शादी नहीं करूंगा। और ऐसी बात आरव ने नीतू से पहले ही कह दी थी। अब जैसे उर्मिला और महेश इस बात को सुनते हैं तो उन्हें बड़ी हैरानी होने लगती है और वो सोचते हैं कि देखो इस बच्चे ने तो बिल्कुल हमारा दिल जीतने का ठेका ही ले रखा है। शुरू से लेकर लास्ट तक अब तक ये हमारे कहा मानता आया है, लेकिन अब जब इसके जीवन का फैसला हुआ है तो उस टाइम पर भी इसने हमें प्रेफर दिया है, वरना अगर इसकी जगह हमारा बच्चा होता तो शायद हमसे ऐसा नहीं पूछता, वो तो जिद कर देता इस बात के लिए। इसके बाद उर्मिला और महेश दोनों के दोनों इस बात के लिए एग्री हो जाते हैं और कहते हैं कि ठीक है बेटा, ऐसी बात है तो कोई बात नहीं, इसके माता पिता को बुला लो और एक दिन इकट्ठा होकर दोनों की शादी की बात कर लेते हैं। इस बात को सुनकर जो नीतू होती है वह भी बड़ी खुश हो जाती है और इसके बाद वह अपने माता पिता से तो पहले ही बात कर चुकी थी और उन्हें यहाँ पर लाकर आरव के घर में शादी की बात कराने के लिए छोड़ देती है। इसके बाद दोनों के माता पिता मिलकर बच्चों की भलाई के लिए शादी का फैसला करते हैं और इसके बाद दोनों की धूमधाम से रीति रिवाजी के साथ शादी हो जाती है। आरव और नीतू की शादी हो गई थी और शादी होने के बाद जो नीतू है वो आरव के घर में दुल्हन बनकर आती है। अच्छा खासा घर बना हुआ था, घर के अंदर सब सुख सुविधाओं के सामान थे और कोई भी कैसी भी दिक्कत नहीं थी। आरव भी अच्छा खासा कमाया करता था और इसके बाद जो नीतू होती है वह घर के अंदर रहने लगती है और अपने सास ससुर का कहा मानने लगती है। लेकिन जैसे उसकी शादी को लगभग 6 से 7 महीने बीतते हैं तो उसके बाद अचानक से उसे न जाने किस बात का घमंड होता है, क्योंकि अब आरव
आरव और भी ज्यादा पैसे कमाने लगा था और इस बात को सोच सोचकर नीतू सोचने लगती है कि अब तो मेरा पति ही कमाया करता है, ये लोग तो घर में बैठकर खाया करते हैं, तो इनका कहा मानने की कौन सी जरूरत है। इसी बात को लेकर अब सास बहू में छोटी मोटी नोकझोंक होने लगी थी, लेकिन जो उर्मिला थी वो इन सभी बातों को नेगलेक्ट करती है और वो कभी भी अपने बेटे को इस बात को बताना नहीं चाहती। धीरे धीरे कुछ समय बीतता है और इन बातों के चलते उर्मिला काफी ज्यादा परेशान रहने लगती है और उसका पति कहता भी है कि बेटे को इस बात को बता दो, लेकिन वो मना कर देती है, कहती है कि नहीं, बेटे को क्यों परेशान करना, कम से कम वो हमारा बेटा तो है, अगर वह अपनी पत्नी के कहे में आकर हमसे अलग हो गया तो बेटा भी नहीं रहेगा। ऐसा कहकर वह मना कर देती है और इसके बाद धीरे धीरे कुछ समय और बीत जाता है। जैसे ही कुछ समय बीतता है तो एक दिन आरव अपने बिजनेस से दोपहर के समय में वापस लौट आता है और उसी दौरान जो नीतू होती है वह अपनी सास को खरी खोटी सुना रही थी किसी छोटी सी बात को लेकर, और जैसे ही आरव इस बात को सुनता है तो एकदम से आग बुला हो जाता है और अपनी पत्नी पर इतनी जोर से चिल्लाता है कि अड़ोस पड़ोस के घरों तक भी यह आवाज सुन गई थी और उसने साफ साफ पत्नी को बोल दिया था कि अगर तूने मां से एक वर्ड भी कहा तो मैं बिल्कुल भी यह भूल जाऊंगा कि तू मेरी पत्नी भी है, मैं तुझ पर हाथ उठा दूंगा और यह बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। नीतू ने आज तक आरव का यह रूप नहीं देखा था और वो लोग तो बड़ी अच्छी तरह से जीवन जी रहे थे। अब इसके बाद जो नीतू होती है वह एकदम से रूठ जाती है और रूठ कर अपने आप को कमरे में बंद कर लेती है। उसके बाद जो आरव होता है वह बिल्कुल भी नीतू की कोई भी फिक्र नहीं करता है और यहां पर भी उससे कह देता है कि ठीक है, जब तक तुझे नाराज रहना है बेशक से नाराज रह ले, लेकिन मैं तुम्हें मनाने वाला नहीं हूं, क्योंकि तुमने मेरी मां के लिए अपशब्द कहे हैं तो तुम मेरी कुछ भी नहीं लगती। इस बात को सोच सोचकर नीतू फूट फूट कर रोने लगती है और उसके बाद जैसे 2 से 3 दिन तक आरव उसे नहीं मनाता है तो एकदम से जो नीतू होती है जब आरव उसे अकेले में मिलता है तो उससे झगड़ा करने लगती है और कहती है कि मैंने ऐसा क्या बुरा कर दिया जो तुम मुझे मनाने के लिए भी नहीं आए, आखिर क्या किया मैंने ऐसा। तो उसके बाद जो आरव होता है वह भी समझ जाता है कि नीतू को अपनी गलती का पछतावा है और इसी वजह से वो इस तरह से झगड़ा कर रही है। यानी कि वो झगड़ा ऐसा था जिससे जाहिर हो रहा था कि नीतू अपनी गलती पर पछता रही है और उससे बात करना चाहती है। इसके बाद जो आरव होता है वह प्यार से उसे कमरे के कोने में बिठाता है और बिठाने के बाद कहने लगता है कि नीतू, शायद तुम्हें नहीं पता होगा कि मैं कौन हूं और मेरी जिंदगी में कौन कौन से राज दफन हैं। अब तक मैंने तुम्हें यह बात इसलिए नहीं बताई क्योंकि जिस तरह से मैं अपनी जिंदगी को जीता आ रहा हूं मैं नहीं चाहता कि तुम्हें भी ऐसी जिंदगी जीनी पड़े, और इसी वजह से इस बात को मैंने तुमसे छुपा कर रखा। दरअसल ये मेरे असली माता पिता नहीं है, मैं तो इस तरह से अनाथ था और अनाथ होने के कारण घूमते घूमते इनके घर पर आ गया, लेकिन इन लोगों ने मुझे अपना बेटा बनाकर पाला और मैं उस दिन से इनका बहुत ज्यादा ऋणी हूं। अगर मैं तुम्हें इन बातों को स्टार्टिंग में ही बता देता तो तुम्हें भी सास ससुर का एक अलग सा व्यवहार लगता और इसी वजह से मैंने तुम्हें नहीं बताया था। इस बात को सुनकर नीतू भी समझ जाती है कि उसके माता पिता के कितने उपकार हैं उस पर और उसे उनसे कभी भी ऐसा नहीं करना चाहिए। इसके बाद जो नीतू होती है वहां से जाकर अपनी सास के पैर छूकर उससे माफी मांगने लगती है और कहती है कि माँ जी मुझे माफ कर दो, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई और आइंदा आपको शिकायत का मौका नहीं मिलेगा। फिलहाल के समय में आरव और नीतू को 2 बच्चे हैं और दोनों बच्चों को सास ससुर अच्छी तरह से खिलाया पिलाया करते हैं और यहाँ पर जितनी भी प्रॉपर्टी महेश के नाम आया करती है उस सभी की डिग्री उसने अपने बेटे आरव के नाम करवा दी है। यानी कि अब ये लोग खुशियों के साथ जीवन व्यतीत कर रहे हैं और कोई भी कैसी भी दिक्कत नहीं है। तो दोस्तों ये थी आज की कहानी, आपको जैसी भी लगी हो कमेंट सेक्शन में बता देना। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि हमें थोड़ा सा हौसला मिले आप लोगों के लिए ऐसे अच्छे वीडियो बनाने के लिए। बाकी इन कहानियों को सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना बिल्कुल भी नहीं है। ये कहानी तो आपको इसलिए सुनाई जाती है ताकि आप लोग इन कहानियों में से कुछ ना कुछ सीख सको और अपने जीवन में उस चीज को अप्लाई कर सको। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय हिंदुस्तान।